Good morning students, welcome to TSN online class for class 11th, chapter 17, breathing and exchange of gases. First of all, definition of breathing: the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 production by the cells is called breathing. So students, breathing की process में only oxygen को हम लेते हैं और CO2 को हम release करते हैं. That is called process of breathing. Now we discuss about respiration. A process in living organism involve the production of energy, typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance is called respiration. So students, respiration की process क्या है? Respiration की process में हमने oxygen को intake किया है, CO2 को हमने रिलीज़ किया है, बट हमने यहाँ हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका डिवाइडेशन किया है, जिससे हमें ऑक्सीडेशन किया है, जिससे हमें एनर्जी रिलीज़ हुई है. इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. सो ब्रीथिंग इज सिंपल एंड इंटेक एंड रिलीज ऑफ एयर. सो ब्रीथिंग तो क्या है? ओनली इंटेक और रिलीज ऑफ एयर. यहाँ O2 को हम इंटेक कर रहे हैं, CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं. But now in respiration it is the oxidation of food from carbon dioxide, water, energy. ओके, रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी जो है उसका फॉर्मेशन होगा. ब्रीथिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड. ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होता है रेस्पिरेशन में. इट इज़ ए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. ब्रीथिंग क्या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि सेल्स के अंदर होता है. इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है. ओके, सो इट इज़ ए इंट्रासेलुलर प्रोसेस रेस्पिरेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी among different groups of animals depending mainly on the habitat and level of organization. So students, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर बॉडी सरफेस. तो स्पॉन्ज जो है, सिलेंट्रेट्स जो है, प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें एंटायर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. स्किन. सो अर्थवॉर्म और एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, दिस इज स्किन. ओके, थर्ड ट्रेकियल सिस्टम. हमने देखा था इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में ट्रेकियल सिस्टम आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ओके, गिल्स आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड पीसीज में भी हमने देखा था गिल्स है. नाउ वी डिस्कस अबाउट लंग्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो एम्फीबियंस और मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है. Now we discuss about human respiratory system. Human respiratory system consists of a pair of nostril, pharynx, epiglottis, larynx, bronchi, lungs, bronchioles that finally terminate into alveoli. Last में आपको पता है alveoli आती है. Okay? The nasal chambers opened into nasopharynx, which is portion of pharynx, the common passage for food and air. आपको पता है माउथ से भी हम जो है O2 को इंटेक करते हैं, नोज से भी करते हैं, आगे जाके इनका एक कॉमन पाथ होता है. ओके, नाउ नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया. यहाँ से आगे जाके ये ट्रेकिया में ओपन होता है. यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो होता है वहाँ पे कॉमन पाथ होता है फूड का भी और एयर का भी. ठीक है, जो एयर का पाथ होता है वो आगे जाके ट्रेकिया में ओपन होता है. लैरिंग्स इज Okay, larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence is called sound box. larynx जो होता है उसे हम sound box कहते हैं. sound production में helpful होता है, useful होता है. trachea is a slighted tube extended up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi. ओके, तो ट्रेकिया जो है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. आपको पता है ट्रेकिया आगे जाता है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ये
डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में. ओके, ईच ब्रोंकस undergoes repeated divisions from secondary tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles. So आगे जाके सेकेंडरी टर्शरी में आगे जाके ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है और लास्ट में ब्रोंकियोल्स होते हैं और लास्ट में आपको पता है ये आगे जाके सी शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है विच इज कॉल्ड एल्वोलाई. ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग शेप स्ट्रक्चर जिसको हमने एल्वोलाई कहा. ये एल्वोलाई रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ होती है. O2 और CO2 का O2 का तो इंटेक होता है और CO2 का यहाँ से रिलीज होता है. ओके, the branching network of bronchi, bronchioles, alveoli comprise the lungs. Two lungs are covered with double layer pleura having pleural fluid between them are reduced to friction lung surface. So students, जो लंग की जो वॉल्स होती है वहाँ पे थिन जो लेयर होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं और प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन से सेव करता है. नाउ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट, ब्रीथिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एयर इज डिफ्यूज्ड इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर इज डिफ्यूज्ड आउट. ब्रीथिंग में तो O2 को हमने इंटेक किया है और CO2 को हमने रिलीज किया है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वोलाई मेम्ब्रेन, एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वहां से ये डिफ्यूजन होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड का ट्रांसपोर्ट भी होता है गैसेस में. ओके, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and tissues, utilization of O2 by cells to obtain energy, release of CO2 is called cellular respiration. ये सारी प्रोसेस होती है सेल्स में होती है और सेलुलर लेवल पे ही आपको पता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज डाउन in and during expiration alveolar air is released out. Okay, so inhalation क्या होता है? inspiration inhalation में हम O2 को इंटेक करते हैं. inspiration inhalation is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. तो first of all यहाँ पे volume increase होता है. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber. Second step में भी thoracic chamber का volume increase होगा क्योंकि external intercostal muscles और ribs lift up होती हैं. Okay, the overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in pulmonary volume. ओके, आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाने से बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आ जाएगी O2. एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसी रीजन से O2 इंटेक हो जाती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. ओके, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to this normal position. तो relaxation की प्रोसेस में क्या हो जाता है? डायफ्राम अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाता है, स्टर्नम अपनी और इंटरकोस्टल मसल अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाती है, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. सो नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure by sliding over atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs to expiration और inhalation. आपको पता है अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो जो CO2 है वो एक्सटर्नल मीडियम में रिलीज हो जाएगी. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम वॉल्यूम एंड कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी. ओके, respiratory volumes and capacities. First is tidal volume, volume of air inspired or expired during a normal respiration. आप नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी O2 तो इंटेक करते हैं या कितनी CO2 रिलीज करते हैं? That is 500 ml. ओके, सेकेंड इज IRV,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली आप कितनी इंटेक कर सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन, ओके 2500 to 3000 ml तक आप फोर्सफुली इंटेक कर सकते हैं। थर्ड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर और बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ओके। सो स्टूडेंट्स, फोर्सफुली आप कितनी एयर को, कितनी CO2 को बाहर रिलीज कर सकते हो एटमॉस्फेयर में, डेट इज 1000 to 1100 ml, ओके। थर्ड इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ऐसी वॉल्यूम जो कभी भी बाहर नहीं जाएगी, ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन, आपने जितनी भी एक्सपायरेशन CO2 की है उसके फोर्सफुली भी कर दिया, उसके बावजूद ये जो एयर है ये बाहर नहीं जाएगी, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम कैपेसिटी। फर्स्ट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, IC is called inspiratory capacity, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes total volume and to inspiratory reserve volume, यानी कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो और नॉर्मल कंडीशन में आप लेते हो, डेट इज TB प्लस IRV। नाउ सेकेंड इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितनी जो O2 को आप बाहर रिलीज कर रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, प्लस फोर्सफुली आप कितनी बाहर कर रहे हो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, द इंक्लूड दैट टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। यानी कितनी एयर को आप बाहर रिलीज कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में और फोर्सफुली। थर्ड इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, functional residual volume, the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration, that includes expiratory reserve volume and residual volume। FRC का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में आपने जो रिलीज कर दी है CO2, उसके बाद आपके लंग्स में कितनी O2 रिजर्व रही है, विच इज ERV प्लस RV। Now next is vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, the includes expiratory reserve volume of ERV, tidal volume TB and IRV, inspiratory reserve volume IRV। सो स्टूडेंट, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी में होता है ERV, यानी फोर्सफुली आप कितनी बार छोड़ रहे थे, TB आप कितनी ले रहे थे या कितनी छोड़ रहे थे, और IRV आप कितनी इंटेक कर सकते हो। इन तीनों कैपेसिटी को आप वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वापस से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ERV यानी फोर्सफुली आप कितनी CO2 रिलीज कर सकते हो जो कि अभी लंग्स में है। सेकेंड इज टाइडल वॉल्यूम, कितनी आप रिलीज कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में जो अभी लंग्स में है। एंड IRV, कितनी मैक्सिमम आपने ले ली है, इंटेक कर ली है O2, विच इज IRV। तो इन तीनों का एड इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, ओके। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी विच इज वाइटल कैपेसिटी पर रेजिडुअल वॉल्यूम, जितनी आपके अंदर है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस VC यानी वाइटल कैपेसिटी को टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट in the lungs at the end of forced inspiration. This include the inspiratory reserve volume IRV, ERV, TB प्लस RV। इन चारों का एडिशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल IRV, सेकंड इज ERV, थर्ड इज TB टाइडल वॉल्यूम एंड फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चारों का टोटल क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज कंप्लीट ऑफ पार्ट फर्स्ट, ओके।